अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अभी तक तारीख के बारे में कंफर्मेशन ना हो सकी। बहुत अहम खबरें सामने आ रही हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि एक अहम मैसेज लेकर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ जाने वाले हैं। मरियम नवाज़ कल जा रही हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। अभी तो लंदन से वापस आए थे। आप कैसे अपने आबाई वतन को भूल सकते हैं? आखिर जाना उन्होंने लंदन ही है। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, अवाम यहाँ पर चीखें मार रही है, महंगाई के बोझ के नीचे दब चुकी है, लेकिन अब तक प्रोटोकॉल्स भी ख़त्म नहीं हो रहे और फिर दोबारा से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं लंदन। ज़राए ने दावा किया है कि एक अहम फैसला जो है वो होने जा रहा है और एक अहम मैसेज भी लेकर जा रहे हैं। चीज़ें बहुत अजीबोगरीब होती चली जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है नवाज शरीफ जो है वो इदारों को काफ़ी आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्जी के मुताबिक हो रहे होते तो कभी भी मुज़ाहमत की सियासत ना की जाती, लेकिन यहाँ तो मुज़ाहमत की सियासत की जा रही है। पैगाम किसको देने की कोशिश की जा रही है? ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के साथ उसके साथ वाबस्ता कर दी हैं कि आखिर फैसला क्या आ सकता है। अगर फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक ना आया तो नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी कुछ देर पहले ही मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक बयान दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि हम नवाज शरीफ के हवाले से अगर आपको बताते चलें तो कोई ख़ासा अच्छा इस्तकबाल हम नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते लोग परेशान हो, ट्रैफिक जैम हो, शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, लोगों के लिए परेशानी बने, इसलिए वो एक बड़े सादा तरीके से आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ ये बात कह रहे हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा आज एक छोटे से कन्वेंशन से जब खिताब करने के लिए गई तो वहाँ पे बाकायदा एक वीडियो कॉल के ज़रिए वो नवाज शरीफ को अपने सामने मौजूद मुस्लिम लीग नून के कुछ वोटर्स एंड सपोर्टर्स के साथ इंटरेक्शन करवाती हुई नजर आई। अब ये वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है जो यहाँ से बीमारी के बहाने चले गए थे बाहर, लेकिन यहाँ आने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन वीडियो कॉल के ज़रिए लोगों को अपने साथ इंगेज रखने की कोशिश की जा रही है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अचीवमेंट हासिल कर सकेगी इलेक्शन के हवाले से? एंड सेकेंडली, नवाज शरीफ अगर वतन वापस नहीं आ रहे तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े दावे जो राना सनाउल्लाह ने किए थे, हमें क्लीन चिट मिल चुकी हुई है, हम बहुत जल्द जो है नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, पुरतकबाक जो है इस्तकबाल किया जाएगा, वो बातें कहाँ चली गई? वोटर्स और सपोर्टर्स को कैसे इंगेज किया जाएगा? ज़रा ये भी बता रहे हैं कि नून लीग की क़यादत ये भी कह रही है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएँ। अवाम जो है वो इस वक्त काफ़ी महंगाई के बोझ के नीचे दब चुकी है और लोगों को काफ़ी सवाले से शदीद गम और गुस्सा भी है, तो ये मुमकिन ही नहीं, हालात उनके लिए साजगार ही नहीं हैं। अगर हालात साजगार नहीं हैं तो फिर इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए गए? एक कह रहा है मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और दूसरा ये कह रहा है दीवार पे लिखा जा चुका है कि कौन जीतने जा रहा है। सियासत किस तरफ जा रही है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मजहर बल्ला साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मजहर साहब, आज आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप काफ़ी टाइम से मेरे प्रोग्राम में ये बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापस नहीं आना। आज मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी कुछ ऐसी सी बात कर दी कि जी हम कोई पुरतपाक इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। बयानिया तब्दील हो रहा है, क्यों? ये कोई वन डिश प्रोग्राम है जिसके तहत वो आ रहे हैं, या कोई उन्होंने स्वयं पे आना है कि बड़ी खामोशी से आएंगे, बैंड बाजे नहीं बजेंगे? असल में ये है कि ये माहौल बना रहे हैं। वो हकीम अल्लाह रखा साहब है ना, कसूर वाले, उन्होंने कहा कि आप दुबई जा सकते हैं, वहाँ की हवा आपको अब रास है, आबो हवा, सऊदी अरब जा सकते हैं, यूरोप के मुल्कों में फिर सकते हैं, कतर जा सकते हैं, लंदन में आप रह सकते हैं। लेकिन ये जो कराची है, कराची से इधर ये पाकिस्तान जो खिता है, इसमें आपने कदम रखा तो आपकी सेहत यूं यूं डगमगाएगी और आप पुड़क जाएंगे। सही, ठीक है। तो वो हकीम अल्लाह रखा की हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है, मैं तो कई दफ़ा कह भी चुका हूँ कि वो नहीं आएंगे। अब उनकी पार्टी ने गेम बनाना शुरू कर दी है। दरअसल उनका जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ। एक आपने बयानिए में बात की प्रोसीजर बिल की, तो उस बिल की तो समाअत ही देखिए 3 अक्टूबर से शुरू होगी। तो जब समाअत शुरू होगी उस पर बहस होगी। वो 11 दरख्वास्तें हैं, कम से कम 11 दिन तो वकला बहस करेंगे ना, वो फिर उनका जवाब भी आएगा। तो मेरा ख्याल है इस दौरान तारीख गुजर जाएगी। अब वो जो कह रहे हैं कि जी ओहो हम तो इस्तकबाल, लोगों को शादियां डिस्टर्ब नहीं, लोगों के लिए हमदर्दी कब से पैदा हो गई है इनके दिलों में?
मैं वैसे एक और मज़े की बात सुना तो मियाँ नवाज शरीफ भी ज़्यादा मज़े की बात है। आपको पता पिछले दिनों शेख रशीद अहमद गिरफ्तार हुए जी। हाय, उधर बड़ा रफड़ बना हुआ है कि कैसे कहें कि पार्टी छोड़ दो, वो कौन सी पार्टी छुड़वाएंगे उससे। फिर हरासा करने के लिए कोई खातून खाना नहीं है, नहीं किसको तो हरासा उनकी तो करें। वन मैन पार्टी जी जी वही ना, तो वो किसको कहेंगे कि पार्टी छोड़ दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। फिर हरासा करने के लिए खातून खाना नहीं है और ब्लैकमेल करने के लिए बच्चे नहीं हैं। आपने खुद ही तो कह दिया था कि उनकी गिरफ्तारी का मतलब सारी पार्टी की गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी का मतलब पूरे अहले खाना की गिरफ्तारी। मसला बना हुआ है कि भाई घर नहीं है, लाल हवेली खुद अपनी गवर्नमेंट की है कि वो क्या करें, ये मसला बना हुआ है। ये मियाँ नवाज शरीफ से भी ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल ये है, उनके तो अभी बीमारी शुरू होगी ना, प्लेटलेट्स गिरेंगे, मतलब फिर दोबारा से कम हो जाएंगे प्लेटलेट्स, बीमार हो जाएंगे ना। देखो वीडियो कॉल पे तो मरीज आ सकता है। आपको याद है ना कि एक बंदा ज़ख्मी हो गया था, उसने हॉस्पिटल से भी वीडियो कॉल की थी। तो वीडियो कॉल पे तो आया जा सकता है लेकिन फिजिकली नहीं आया जा सकता। इतना लंबा सफ़र करना, दुबई का सफ़र तो कुछ नहीं लंदन से, में 5-7 मिनट, कतर का भी यही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का सफ़र है ये बड़ा तवील, कई महीनों का सफ़र है, ये थका देता है। अगले जो 2.5 घंटे बहुत शिद्दत से हमला करती है। जो ही पाकिस्तान से जो हवा आती है ना तो वो बीमारियों का पैगाम लाती है। और आज वैसे भी उनके केसेस भी मेरा ख्याल खुल गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जब केसेस खुल जाएं, 80 से ज़ायद केसेस खुल गए तो फिर भाई फिर कौन आए। जब आपने केसेस खोल दिए हैं तो वो क्यों आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएंगे। अब वो बयानियाँ बना रहे हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब जो है ना, इनको ये बड़े स्पेशल खिलाड़ी हैं मियाँ साहबान के, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप के। अच्छा। इनको मैदान में उतारा जाता है उस वक्त जब कोई ख़ास बात कहलवानी होती है या उसकी इब्तदा करवाना होती है। तो आज उन्होंने समझा करती थी। नहीं, ये इब्तदा ये करते हैं। अच्छा, इब्तदाइये के लिए इनको रखा गया। तो इन्होंने इब्तदाइये में ये कह दिया ना कि आज नहीं जी वो ज़्यादा लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। आजम चौधरी साहब को हमने नहीं कहना कि उधर आओ, अंधेरे में खिताब कराएंगे। अच्छा, ये बड़ा गरीब काम है कि अंधेरे में खिताब कराएंगे। मतलब उधर वैसे बत्तियाँ बुझा दें। अच्छा, इस पॉइंट तक वापस तो मुझे बत्तियां बुझाई रख दी। अच्छा आदम साहब, ये तो वाकई में बहुत सीरियस बातें हैं जिन पे हम थोड़ा सा लाइटर मोड पे चलेंगे, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि केसेस वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं जहां से बीमारी स्टार्ट हुई थी और 80 से ज़ायद केसेस हैं। और इसीलिए नवाज शरीफ इतना जारहाना अंदाज में सामने आ रहे थे, इतने बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे। और हम वी आर सरप्राइज्ड कि अगर गवर्नमेंट इनकी आने वाली है जैसे वो बता उनके बकौल, तो फिर ये जारहाना तर्ज की सियासत ये समझ से बालातर थी। अच्छा, मैं तो कह रहा था कि आज आपने ना बरलास साहब के और मेरे पुराने क्लिप्स निकलवाए होंगे और आप वो चलाएंगी। जी जी। जिसमें हम लोग ये दलाइल के साथ बात करते थे कि आ सकते हैं या नहीं। और गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में मैं जिक्र कर चुका हूँ, पाकिस्तान में एक तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की तो ये बात करते हैं ना। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ एक बैलेंसिंग एक्ट आ रहा है और ये बैलेंसिंग एक्ट का आगाज हो चुका है। अच्छा। आपने देखा है कि तमाम नैब केसेस खुले। जी बिल्कुल। जब ये नैब तरामीम की गई थी तो 486 नैब रेफरेंस उनको क्लोज किया गया था। तो मरियम कहीं इसी वजह से बाहर तो नहीं जा रही। हजूर 460 रेफरेंस दोबारा खुल चुके हैं नैब के और उसके अंदर आपके 7 साबका वुज़राए आज़म, उसके अलावा आपके 14 वुज़राए आला, 78 वुज़रा और 176 पार्लियामेंटेरियन, 114 सरकारी अफसर, ये सब उस नरगे में आ रहे हैं, सब उस दायरे में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और बताऊं, ये बैलेंसिंग एक्ट किसी एक के लिए नहीं है। देखें, पहले एक पार्टी का सफाया इन सब ने मिलकर करने की कोशिश की, उसको दीवार से लगाया। उसके बाद पीडीएम की अपनी एक बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी ने चीखो पुकार शुरू की, जिनके स्टॉप लिस्ट में नाम आए और मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी हमें क्लीन चिट मिल गई है, हम आ रहे हैं, हम अगले वजीर आजम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ठीक है, हम क्लीन चिट राजा रियाज का नाम तो नहीं रखे। राजा रियाज मिला है इनको। अच्छा, हम बार बार ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो रहा, एक बैलेंसिंग एक्ट आएगा जिसमें सबको बैलेंस आप रखा जाएगा। और ये जो नैब के केसेस दोबारा खुले हैं अब, इस वजह से आपने एक और किया है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बड़े शॉर्ट विजिट पे पाकिस्तान आए हैं
सरप्राइजिंगली और अच्छा, वापस भी जा रहे ये हैं। इस दौरे के भी बहुत सारे हकाइक सामने आएंगे, बस बड़ी जल्दी आ जाएंगे, एक आध दिन में चीजें सामने आएंगी। वो ये आप मियाँ साहब के आने की टेस्ट बात करने कर तो रहे नहीं आए हैं, थे, आबो हवा कैसी है? आप मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ के आने की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जाने वाले हैं यहाँ से। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब नैब के रेफरेंस खुल चुके हैं सारे, इस सूरत हाल के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत जो लोग बाहर जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको अगर बाकी लोगों को स्टॉप लिस्ट में डाला जा रहा है, इनको किस कानून और Exactly, किस अगर पाकिस्तान इख्तियार के पीपल्स तहत पार्टी के लिए बाहर चीजें हैं, भिजवाया तो जा फिर रहा उनके लिए है। होना चाहिए। लिहाजा सबके लिए कवानीन एक जैसे होने चाहिए और सबको बराबरी की सतह पर अगर ट्रीट नहीं करेंगे, कौम के अंदर इस वक्त गमो गुस्सा क्या है? बिल्कुल, आप कौम देख के लें। अंदर गमो गुस्सा ये है कि अगर आपने करप्शन के खिलाफ कुछ करना है साहब, यकसा तो तौर बिला पे- इम्तियाज करें। आप ये पिक एंड चूज वाली पॉलिसी छोड़ें और बिला इम्तियाज करें। उसमें चाहे चेयरमैन पीटीआई आते हैं, चाहे पीपल पार्टी के सरबराह आते हैं, चाहे नून के आते हैं, चाहे जेयूआई के केस भी खुले हैं जी, बिला तफरीक होना जेयूआई चाहिए। के खुले हैं, काफ लीग के भी खुले हैं, सबके खुल गए हैं। तो लिहाजा इन लोगों को अब इस बैलेंसिंग एक्ट में सबको भुगताया जाएगा और ये भुगतेंगे। ये आपकी बातों से मैं समझ रही हूँ कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि जहाज की बुकिंग हो रही है और पूरे के पूरे जहाज भरकर जा रहे नहीं, हैं। इन इस दिनों के दौरान अगर कोई बाहर जाता है तो मैं समझता हूँ उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा सही। कि वो कैसे मुल्क से बाहर चला गया। यार बिल्ला आप- साहब, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। बाहर आप भी कल जा रहे हैं और उसी फ्लाइट में जा रहे हैं जिस फ्लाइट में मरियम नवाज भी जा रही हैं, ठीक है? तो ये बता दीजिए ज़रा कि ये जो आए थे शहबाज शरीफ साहब, क्या देखने के, क्या चेक करने के लिए आए थे? फिर ये भी बता रहे हैं ज़राए कि ख़ास और अहम मैसेज भी लेकर वहाँ जा रहे हैं। मैसेज क्या है? इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या करने आए थे? पहली बात तो जो आपने मरियम की और मियाँ शहबाज शरीफ की, देखिए मेरा ख्याल है कि ये सब लोग इज्तमाही इयादत के लिए जा रहे हैं। मियाँ साहब बीमार हैं ना, कौन सी, तो कितनी पता इयादत? नहीं लिया, इतना अरसा हो गया है। इधर हुकूमतों में 16 महीने मसरूफ थे, तो उन्होंने लत्ता शत्ता भी कुटनियां ना हुन, तो ये इज्तमाही जो है ना इयादत, उसके लिए जा रहे हैं। जो मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब की आमद और रवानगी है, आप दोनों जानते हैं कि पुराने हमारे दौर में जब ये गाड़ियाँ इतनी नहीं थी तो कोई रिश्ता लेने जाता था ना, तो अगर तो कोई मस्बत काम होता था, कोई हाँ की बात होती थी तो मेहमान 2-4 दिन टिका रहता था। हाँ जी, वो उसकी सेवा करते थे बुजुर्ग की कि ठीक है चाचा जी वो कर लेते हैं, लेकिन आप रहे ना हमारे पास 2-4 दिन। तो जब कोरा जवाब होता था तो फिर बंदा वापस फौरन चला जाता। तो आप ये कह रहे हैं रिश्ते तो से मेरा इनकार हो ख्याल है गया? वो जो हम पे काम है ना, वो ये है कि चिट्टा जवाब हो गया, कोरा जवाब के भाई क्लीन चिट कोई नहीं, एक राजा रियाज थानू देना सी देता। अच्छा, राजा रियाज साहब का करैक्टर भी ना काफी सरप्राइज सा करैक्टर है कि वो किसके opposition- झंडे लगाएंगे, किसकी तस्वीरें पाड़ेंगे, हमें तो ये नहीं पता। वो अच्छा अंधेरे में जलसा जब होगा तो राजा रियाज कैसे, वो तो कहते हैं ना पहचानते नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? नहीं तो आप देखिएगा मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है, जो कारकुन है, वो राजा साहब को नहीं पहचानेगा, चाहे इलेक्शन का दिन हो चाहे उसे, वो नहीं पहचानेगा। बारकैफ अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ और राजा रियाज ने खाकी रंग की पैंट पहन के मैसेज दिया कि हम भी थोड़े से खाकी है, लेकिन अच्छा फायदा मैं आपको क्या एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको दूं। देखें इस वक्त जो नैब को अगर हम देखें ना, मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनमें से चुन चुन के इंटेलिजेंट और मेहनती उन अफसरों का इंतखाब किया जा रहा है और उनको नैब में लाया जा रहा है। मतलब आप बता रहे हैं कि अब हाँ, वो आप properly देखिएगा। balancing अच्छा, मुझे एक act की शिकवा तरफ है बढ़े। जी, आप ये देखिएगा। चौधरी साहब से बहुत शिकवा है मुझे। जी प्लीज आप शिकवे का इजहार करें। ये वो नए केसेस की बात नहीं करते हुए, अपनी इनकी दोस्त आ रही है ना उसमें, वो जिसने अपार्टमेंट लिया है दुबई में, मरीना में, अच्छा, कल दुबई अपनी में। एक फ्रेंड का बता रहे थे जिसने उसका टर्की में क्यों नहीं आप अपार्टमेंट जिक्र लिया। करते? ये जो नए करप्ट आए हैं उन्हें माफी मिल जाएगी। तो आपका क्या वो शर्जील के भी नहीं, केसेस खुल आपका गए क्या हैं। ख्याल है जब बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे लागू होगा? अब मुझे नहीं पता उस एक्ट का क्या नाम रखा जाए, ये तो मेरी एक टर्म है ना, जब वो लागू होगा तो उसमें नए पुराने सब नहीं आएंगे, उसमें कोई नहीं बचेगा। बरला साहब नहीं फंसेंगे तो आप सारे। अपने दोस्तों के नाम भी ले लिया करें ना, ये क्या कि फलां पकड़ा जाएगा, फलां पकड़ा जाएगा, लेकिन उधर से आप बिल्कुल सफाई से गुजर जाते हैं कि नहीं वो टोबैको का भी इशू कोई नहीं है, वो अपार्टमेंट तो लोग लेते ही हैं जी, कौन सा 50 करोड़ की करप्शन होती है वो ना, तो तुर्की में 40 तुर्की में भी लिए गए हैं, उनका भी बड़े बड़े जिक्र करें शहरों ना में फिर। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा आजम साहब, ये सबसे अहम सवाल इस वक्त जो बन रहा है वो ये है कि जी हमने मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को जिस वक्त करंटली हैं, हमने इनको काफ़ी मुतनाज़ा तौर पर भी पेश किया था,
एंड समहाउ ये भी खबरें चल रही थी कि नवाज शरीफ जो हैं वो इसी हवाले से बार बार कह रहे थे, नून लीग बिलखसूस राना सनाउल्लाह कह रहे थे क्लीन चिट हम वापस आएंगे। तो ये चीज़, इसका मतलब है कि अच्छा, वो कानून बाकी में कानूनी तरीके से चल रहा है। मैं इस पे अगर थोड़ा सा हम गौर करें ना, हमारी अदलिया पे, हमारे जजों, ठीक है हर अदारे में अच्छे भी बुरे भी, लायक भी नालायक वो लोग होते हैं, हर अदारे में होता है, लेकिन ओवरऑल हमारी जुडिशरी जो है उसको अगर पॉलिटिसाइज किया है वो पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है जी। हमारे इन लोगों ने किया है। अब जिस जज ने फैसला मेरे हक में दे दिया वो आपको पसंद नहीं आया, आपने उस जज को मलाइन कर दिया, जो आपके हक में आ गया उसको मैंने मलाइन किया है। ये तो गलत रवायत ये कायम हो पीपल्स गई है। पार्टी, नून लीग, पीटीआई सबका, अच्छा इसमें पीपल्स पार्टी थोड़ा कम है, ये नून लीग और पीटीआई इन्होंने बराह रास्त हमारी अदलिया को मुतनाज़ किया। जिस जज का फैसला पसंद नहीं आया उसको मलाइन करना शुरू कर दिया, और सबसे बड़ा क्रेडिट नून लीग को, सबसे बड़ा क्रेडिट नून लीग को जाता है। नून लीग ने तो हमला किया सुप्रीम कोर्ट जी पे। जाता है, हालिया भी जाता है। ये मरियम नवाज साहबा ने जस्टिस बंदियाल साहब के हवाले से किस कदर वो आगे गई। अच्छा, माजी के अंदर मरियम नून लीग नवाज ने तो बकायदा ऑडियो वीडियोस की धमकियां तक लगाई। जी, माजी के अंदर नून लीग इससे भी आगे जा चुकी, जो हमले की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखें, यही बात कर रहे हैं डंडी ना मार, मैं अब आपसे कहता हूँ डंडी ना मारे। पीटीआई का सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी कम नहीं हुई। एग्जैक्टली। पीटीआई ने भी कभी माफ नहीं किया। अगर किसी जज ने फैसला दिया है, उनके हक में फैसला आया तो वो ठीक है, उनके हक में नहीं आया तो खराब। जब 12 बजे रात को अदालतें खुली थी उस वक्त तो खिलाफ थे, ट्रोलिंग कर रहे थे। जब ये आखिरी फैसला दे के बंदियाल साहब गए हैं उसकी तारीफें कर रहे हैं। ये रवैया बरला साहब हर तरफ पाया जा रहा है, और जुडिशरी को मुतनाज़ा इन लोगों ने किया है। एग्जैक्टली, और हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। मज़हर साहब, अगर नवाज शरीफ पार्टी का फेस नहीं रहते तो फिर देन वोटर्स किसको देखकर वोट देंगे? नवाज शरीफ पार्टी का फेस रहें भी तो वोट नहीं मिलेंगे। नहीं, अभी तो फिर उन्होंने कुछ जो चीज़ नहीं वोट मिलेंगे। इकट्ठे किए। और ये जो कल भी आपको आजम चौधरी साहब ने फरमाया था कि ये जो ग्वाल मंडी है जहां हम हैं इस वक्त, यहाँ से वोट नहीं मिलते। तो जो वो कहते हैं ना क्राउड पुलर का बड़ा इन्होंने चर्चा एक रखा हुआ था। तो क्राउड पुलर का मुजाहरा आपने कश्मीर के इलेक्शन में नहीं देखा था, क्राउड पुलर का हशर जीबी इलेक्शन में नहीं देखा था, क्राउड पुलर का जो हशर था वो आपने पंजाब में जो जुलाई में पिछले साल इलेक्शन हुए थे ज़िमनी, उसमें नहीं देखा था। तो मेरा ख्याल है कोई फेस ऐसा नहीं है इस वक्त नून लीग के पास जिसको लोग वोट करें। अब आ जाएं जी, आजम चौधरी साहब ने जो फरमाया है कि अच्छा ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है मैं मानता हूँ उनका कोई सेक्शन करता होगा, ट्रोलिंग की होगी, नहीं गुजारिश है ना। अब सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई नहीं हम कर सकते कि कौन किस पार्टी का है, ठीक है। आप ये देखिए ना मज़हर साहब, जब फिर वही हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की होगी, मुअज़्ज़ज़ अफसरान जब बाहर जाते हैं, जज साहिबान बाहर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? अच्छा गुजारिश तो सुने, लेकिन यहाँ जो दूसरा काम है उसमें आप देखें कि 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है, फिजिकली हमला हुआ, किन्होंने किया? मुस्लिम लीग नून ने किया। जब ये 2017 में 16 में फैसले आते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि जजों के सीन में बुग़्ज़ भरा हुआ है और वो फलां है और ढमकान है, खिलाफ बात की। अब मरियम नवाज साहबा ने जलसों में जजेस की तस्वीरें लगा के उन पे बहुतान तराशी की। तो पीटीआई के लोग थोड़े मोडिफाई थे ना, 5th जनरेशन वार्ड से अब वाकिफ गुजारिश थे। सुने, सोशल उसमें तो मीडिया का मियां मीडियम शहबाज इस्तेमाल किया शरीफ उन्होंने। अभी भी मियाँ नवाज नहीं, शरीफ उसमें तो मियां शहबाज शरीफ हैसियत वज़ीर आज़म भी वो जजों के खिलाफ बोलते रहे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जिनका फेस आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपने कहा जी बड़ा फेस है, वो एक हमारे बंदे को आप बात लगा 2 जर्नैलों और 2 साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ बातें की हैं, गुफ्तगू की है, और उनकी पार्टी भी वो लाइन ले रही है कि वो किरदारों जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में लाएं, उनका एहतसाब करें। तो आपका एहतसाब क्यों ना करें जिन्होंने लूट मार करके बाहर महलात बनाए हैं, जायदादें बनाई हैं। यकीन करें पाकिस्तान की गुर्बत सुबह दूर हो सकती है अगर ये 2 खानदान अपने पैसे इधर वापस ले आए तो। ठीक, अरबों डॉलर हैं इनके पास। आप भी लंदन जा रहे हैं, पैगाम दीजिएगा नवाज शरीफ साहब को, हो सकता है आपके कहने पे कुछ पैसे वापस आ जाएं। मैं अपने वतन को लूटने वालों को
शायद नहीं मिलना चाहता। नहीं, आप उन्हें अच्छा पैगाम तो दे सकते हैं अपने वतन के लिए। मैं जो बंदे ने जिसने भी इस वतन को लूटा है, मेरी नजर में वो मुल्क का दुश्मन है। सकते हैं ना, फ्लाइट में जाते जाते मरियम वो मुल्क का दुश्मन है। जिसने इस अजीम वतन को लूटा वो इस वतन का हमदर्द नहीं है। ठीक, अच्छा इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। मैसेज तो आप दोनों ने मुझे बताया ही नहीं कि वो छोटे साहब मैसेज क्या लेके जा रहे हैं, बस आप गोल मोल बातें कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर सर बैठ के। नहीं तो ये नैब के जो रेफरेंस खुले हैं और जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, जिस तरह मियाँ साहब की आमद के हवाले से तैयारियाँ चल रही थी, तो एक शॉर्ट विजिट पे शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं और फौरी तौर पर वापस। इसमें बहुत सारे मैसेज हैं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वहाँ जो सर जोड़ के बैठा जा रहा है तो यही सोचा जा रहा है कि देखिए ये चीज़ें उनका सारा पूरा फोकस दारोमदार था सुप्रीम कोर्ट पर, और उन्होंने साबका जो चीफ जस्टिस हैं उनको बाय डिज़ाइन उनको मुतनाज़ बनाया, और ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, इनको ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून ने अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े प्रैक्टिकल कानूनदान है, और ये उनके ना इस झांसे में आएंगे, ना इस तरह का इनसे तवक्को की जा सकती है कि ये किसी को कवानीन, आइन और कानून से हटके को फेवर देंगे। उनका जो फर्स्ट डे था चीफ जस्टिस साहब का, उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत से लोगों के लिए बहुत से मैसेज कन्वे किए। उन्होंने बड़े मैसेज के साथ साथ सबसे बड़ा मैसेज जो पूरा दिन उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन करवाई है, ये बहुत बड़ा मैसेज था तो पूरी कौम के सामने। अगर आइंदा भी समात इसी तरह कौम के सामने दिखाई जाती है तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा जज होगा जो रूल ऑफ लॉ से हटकर, जो आइन और कानून से हटकर किसी को फेवर देगा। सवाल नहीं पैदा होता। जब पूरी कौम देख रही हो, कौन करेगा इस तरह? इस बात में कोई शक नहीं है। अगर जब बात की जाती है इंसाफ की, फेयर ट्रायल की बात की जाती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। लेट्स सी अभी वक्त बताएगा कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन ज़राए ने मुसद्दिका खबरें देना शुरू कर दी, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस तरह का बयानिया अपनाया जा रहा है, और जैसे मज़हर साहब ने कहा कि इब्तिदाई के लिए उन्होंने बाकायदा जावेद लतीफ़ साहब को मुंतखब किया है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके जेस्चर से यही मालूम होता है कि नवाज शरीफ को महसूस हो चुका हुआ है कि अब जो नए केसेस दोबारा से ओपन किए गए हैं उनके लिए हालात साजगार नहीं है। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कौम इंतहाई बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म हमारे तर्जुमान बनकर यूएन असम्बली का इजलास अटेंड करने के लिए गए हैं। लोग मुंतज़िर थे बड़ी बेचैनी से कि शायद हमारे लिए कोई बात की जाए। बल्कि हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि जहाँ हम बात करते हैं अपने बेसिक राइट्स के लिए, तो वहाँ हमें सारी दुनिया के सामने इंडिया के हवाले से भी बात करनी थी। उनको बताना था कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंडिया अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आज कुछ तस्वीर आती हैं सोशल मीडिया पर जहां पर हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब सेल्फियां लेते हुए नज़र आते हैं। लोग सोशल मीडिया पर बड़े अजीब व गरीब किस्म के तबसरे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सेल्फी देखकर अंदाज़ा होता है कि एक गरीब मुल्क का अमीर वज़ीर आज़म किस तरह से यूएन असम्बली के इजलास में सेल्फियाँ बनाते हुए नज़र आ रहा है। जहां दुनिया भर से आने वाले वज़रा जो हैं वो अपने अपने ममालिक की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, वहां हमारे इंतहाई मासूम निगरान वज़ीर आज़म सेल्फियाँ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहने वालों ने ये तक कह डाला कि शायद निगरान वज़ीर आज़म का यूएन असम्बली का इजलास अटेंड करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ी बनाना था। बात यहीं पर नहीं रुकती, सेल्फ़ी भी बनाई जाती है, फिर उसके बाद ट्विटर अकाउंट्स पर जाकर अपनी डीपीज़ भी चेंज करती जाती हैं। क्या इस तरह की हरकत इस वक्त हमारे निगरान वज़ीर आज़म को ज़ेब करती थी? और जहां हम मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तानी अवाम मुंतज़िर है कि हमारे लिए कोई रिलीफ आएगा, हमारे लिए कोई बात की जाएगी, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी, हमारे अंदरूनी और दाखिली प्रॉब्लम्स के हवाले से बात की जाएगी, कुछ इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, वहाँ कौम जो है वो सेल्फियाँ देख रही है। क्या ये कौम डिज़र्व करती थी? ये भी बताया जा रहा है कि जुमे के रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले आपकी सेल्फियाँ आ गई और उसके बाद अगर आप खिताब भी करेंगे तो अब आप क्या एड्रेस करते हुए नज़र आएंगे? मदर साहब, अगर हम बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, जैसे हमने देखा था कि कल भी हमने डिस्कशन की थी, अगर हम बात करते हैं अपने बैरूनी मामलात के हवाले से जो हमें जिन चैलेंजेस का सामना है और अंदरूनी प्रॉब्लम्स का भी सामना है, तो हमें वहाँ पर पूरी दुनिया के सामने से आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पर कनाडा में एक वाक़या हुआ था तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम बता सकें कि किस तरह हमें भी इंडिया डिस्टर्ब कर रहा है। आज सेल्फी आ गई है।
ये देखिए, आपको क्या एतराज़ है? बात यह है कि प्रमोशन का जो प्रोमो है वो सेल्फी के रूप में आ गया है, तो आपको इतराज़ नहीं। देखे कितना उन्होंने इससे शोहरत पाई आज। वो किसका मिसरा है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। सही। तो आज उन्होंने उस मिसरे के मुस्ताक अपनी तस्वीर लगाई, और फिर देखिए उन्होंने ये भी बताया कि मैं तस्वीरें बनाने का भी माहिर हूँ, काले वज़ीर आज़म नहीं हूँ। फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यार मौका लग गया, फिर किन्ने आन देना थे। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं जिस पे गौर करके उन्होंने फिर सेल्फी अच्छा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद वो अपने कौमी लिबास में जाएंगे, शलवार कमीज पहन कर जाएंगे। देखिए, आप अच्छा कहें बुरा कहें, पहले एक बात मैं ये कहूँगा, हमें उम्मीद थी या सोच रहे थे कि वो साइड लाइन पर कुछ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे, लेकिन वो तो सेल्फी में मसरूफ़ रहे। अब कौमी लिबास की जो बात है, देखिए यहाँ एक वज़ीर आज़म साहब जो मॉडर्न आदमी थे, वेस्टर्न लिबास बहुत पहना उन्होंने जवानी में, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो सादा चप्पल और शलवार कमीज़ पहन कर जाते थे। हमारे कुछ इदारों के लोगों ने तनकीदें भी की उन पर कि देखें जी, ये हर जगह शलवार कमीज़ पहन के चला जाता है, चप्पल पहन के चला जाता है। तो उसने कहा भाई ये मेरा लिबास है, मेरी कौम की शनाख्त है, हमें इसे ऑन करने में फख्र करना चाहिए। यहाँ मोदी पे हैरान होता हूँ। मोदी देखिए अपना वही लिबास पहन के चला जाता है, कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहन के चला जाता है। अच्छा, नेहरू जो था वो भी धोती कुर्ता पहनता था, और मोदी तो तकरीर भी अपनी हिंदी में करता है। कज़ाफ़ी साहब की देख लें आप, कज़ाफ़ी साहब भी अपने नेशनल लिबास में। इसी तरह जो चीनी लोग हैं वो अपनी ज़बान में तकरीर करते हैं। एक तो ये है कि वो जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों से जब भी मुलाकात की अपने लिबास में की, अपना कौमी लिबास पहन के की। जब भी दौरे पे बाहर गए, एक तो ये धचका जो हमारे जो स्टाफ है या सरकारी एहलकार है उनको कैसे लगा। एक दिन एक डीजी साहब ने फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि जी बड़ा अहम दौरा है, बड़ा ज़रूरी दौरा है, ये आप दौरा करें। तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने बुला लिया उसको, डीजी को। उन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान को क्या मिलेगा जी। तो डीजी साहब लाजवाब हो गए। फिर उन्होंने बात पी ली उस डीजी ने, किसी एक और डीजी को आई याद कि यार टीए नहीं बन रहा। वो उधर वज़ीर आज़म के स्टाफ जो है वो भी कह रहा है कि टीए बनना चाहिए, को दौरा रखवाएं। वो भी साहब गए कि जी ये दौरा बहुत अहम है, आपको वहाँ जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए। फिर वज़ीर आज़म ने बुला लिया उस डीजी को भी कि हाँ भाई तुम ही दसना। उससे पूछा हाँ भाई ये मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा इस दौरे का जी। तो फिर वो लाजवाब हो गए। तो जब ये सोच होती है ना कि मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, उस वक्त मुल्क जो है वो राइज कर रहा होता है। मोदी जो है वो भी यही सोचता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ट्रेंड थोड़ा कोई फोटो सेशन है ना हमारे यहाँ तो हमेशा ये हमारे यहाँ तो वो अदाकारा आई थी सैलाब के दिनों में, एंजेलिना जोली, तो उसके लिए तस्वीरें जी बनानी है जी, रुक जाए जी, उसको रोका। हमारे हमारी फैमिली आ रही है, कपड़े कॉपी कर लिए थे एग्जैक्ट सेम वही, हमारी फैमिली आ रही है लाहौर से तो तस्वीरें बनवानी है तो रुक जाओ। वो जिस वज़ीर आज़म की मैं बात कर रहा हूँ उससे तो लोग तस्वीर बनवाते थे, बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान फख्र समझते थे कि हमारी तस्वीर बन जाए उसके साथ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि फर्क है उनकी कैबिनेट लीडर और सियासतदान में फर्क है। ये कल भी मैंने बात की थी। लीडर ये अब कह रहे मैं अंधेरे में आऊंगा, अंधेरे च तो चोर आंदे ने। ठीक हो गया। अच्छा, आप जिन प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं उन्होंने अपने बाकायदा कैबिनेट में एक वजीर की क्लास भी कर दी थी कि भाई आप मेरी कैबिनेट में इस तरह सूटेड बूटेड होके आ रहे हैं, आप बाकायदा नेशनल ड्रेस में आया करें। आज़म साहब, वी आर वेटिंग कि शायद अवाम की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, लेकिन जहाँ पर क्या इस वक्त ये कौम, ये अवाम सेल्फियों की मुतहम्मिल है कि आप एक तरफ पर ये देखिए कि हम मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं। अगर आपने सेल्फियाँ ही बनानी थी तो फिर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सरकारी ख़जाने पे इतना बोझ बढ़ गया, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सिर्फ तनकीद कर रहे हैं सेल्फी पे, भी उसकी मासूमियत भी तो हो सकती है, उसकी सादगी भी हो सकती है। फिर तो सदके जाएं। ठीक है, बाकी दुनिया के जो वज़ीर आज़म या हेड ऑफ स्टेट्स जब वो साइकिल पे ऑफिस जाते हैं उसकी बड़ी तारीफें करते हैं आप लोग,
जब वो बस के अंदर या ट्रेन में सफर करते हैं आप बड़ी तारीफ करते हैं। यहाँ लोग यार मर रहे हैं, वो वहाँ पे अगर सेल्फियां बना रहे हैं, पाकिस्तान के एक वजीर आज़म ने सेल्फी बना लिया तो पूरी दुनिया को उसकी सेल्फी पे तनकीद की सूझ रही है। आप ये कह रहे हैं फोटोग्राफर का खर्चा बचा लिया। सादगी भी हो सकती है ना, इस सादगी पे कौन न मर जाए। हाँ, जब आप बात कर रही हैं, क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। देखिए इस वक्त बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को दरपेश बहुत ज़्यादा मसाइल है। आप पिछले जनरल असम्बली के अजलास पे जाएँ तो उसके अंदर पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो मसला था वो पाकिस्तान के अंदर आने वाला सैलाब था, क्योंकि वो एक ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया को एक चैलेंज दरपेश है। उसके ऊपर बड़ी भरपूर बात की थी और पाकिस्तान के अंदर सैलाब में जो तबाहकारियाँ थी उसको उजागर जो है वो आप देखें कि इसी असम्बली के अंदर किया गया था, इसी सेक्रेटरी जनरल ने उसको उजागर किया था पाकिस्तान का दौरा करके। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। जी बिल्कुल है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पे दहशतगर्दी का सामना है, सिर्फ अंदरूनी नहीं, ये जो इंडिया कर रहा है बैरूनी महाज पे भी और अंदरूनी हमें उसका भी सामना है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी बहुत बड़ा एक चैलेंज दरपेश है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है दुनिया के सामने वो भी आने चाहिए, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि ये एक एटॉमिक कंट्री है। अगर पाकिस्तान के मज़ीद मुआशी हालात ख़राब होते हैं, लोग इधर कुछ ज़्यादा इससे आगे बढ़ते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए एक मसला होगा, अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं होगा। इसके साथ साथ कश्मीर और फ़लस्तीन के दो बहुत बड़े मसले हैं जहाँ पे मुसलमानों के साथ, पनाह गज़ीनों के साथ, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन इश्यूज़ के ऊपर जनरल असम्बली में बात करने की। और मेरी इतला के मुताबिक जो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं, वज़ारत ख़ारजा ने और हमारे मुक़्तदर हलकों ने वज़ीर आज़म को ये एडवाइस किया है कि आप ये जो कनाडा ने इशू उठाया है हरदीप सिंह के कत्ल का और इंडिया ने बराह रास्त वहाँ पे जाके बंदे को मरवाया, इस इशू को आप इस मौके को फ़ायदा उठाएं, ये जो स्पेस मिली है उसके अंदर साइड लाइन मीटिंग्स करें ताकि पाकिस्तान वहाँ पहले हम डोजियर भेजते रहे हैं कि ये देखें इंडिया मुलव्वस है, कलभूषण पे हमने डोजियर भेजा था लेकिन दुनिया ने उसको सीरियसली लिया था। अब इस स्पेस का फ़ायदा उठा के वो तमाम चीज़ें दोबारा दुनिया के सामने रखी जाएं और जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से दुनिया को आगाह किया जाए कि इसमें किस किस तरह दुनिया अपना रोल प्ले कर सकती है और पाकिस्तान की आवाम को कहाँ कहाँ ज़रूरत है। बड़ला साहब, अगर हम बात करते हैं अपने चैलेंजेस के हवाले से, अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो जो हम देखते ये भी हैं कि तमाम जो दीगर ममालिक के वज़राए आज़म हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे बात भी करेंगे। आप क्या समझते हैं कि जुमे के रोज़ में जो निगरान वज़ीर आज़म स्पीच करने जा रहे हैं उनका एजेंडा क्या हो सकता है सेल्फी के अलावा? अच्छा, एक बात जो भी अपना किया आज़म चौधरी साहब ने कि जी इसी जनरल असम्बली में सैलाब ज़दगान के लिए बात हुई और सेक्रेटरी जनरल ने बड़ा खेत सवाह किया उन्होंने कितने पैसे मिले भाई? उस वक्त दुनिया ने वादा किया जी 11 अरब डॉलर देंगे। 1 अरब बामुश्किल मिला हम लोगों को, कोई 1 अरब और कुछ लाख आप कह लें। तो वो जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं यूनाइटेड असम्बली के, वो तो अपने वादों को पूरा नहीं करवा सके, किसी और के वादों पे वो क्या पूरा करवाएंगे? नहीं बड़ला साहब, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है। देखें, अगर उनको ये इंश्योर किया जाए कि उनके दिए गए पैसे उसी जगह पे उसी तरह आवाम तक पहुँचेंगे, खर्च होंगे, मेरा ख्याल है कि वो कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हमने बार बार वहाँ से पैसे लिए और जो हकदार थे उन तक नहीं। इवन के तालीम के लिए पैसे आए पाकिस्तान में, आपको याद होगा, तालीम के लिए पैसे आए और वो पैसे सारे वो गायब हो गए। आज़म साहब के इस पॉइंट ने ना वैसे बहुत से लोगों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया। खाने पीने की चीज़ें छोड़ते हैं, आपके अफसरान जो हैं वो इधर उधर कर लेते हैं चीज़ें, कंबल तक, गर्म कपड़ों तक। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि जी जुमे को तकरीर करनी है तो क्या, मेरा ख्याल है कि जुमे की तकरीर से पहले अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्हें कैनेडियन वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए, मिल के एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी बननी है। कनाडा उन पर चढ़ा हुआ है तो इनको कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, मिल के एक स्ट्रेटजी बनाएं ताकि पता चल सके कि इंडिया को किधर किधर से हमने रोकना है। कनाडा के साथ सिर्फ कनाडा अकेला नहीं है, दीगर 5 ममालिक और भी हैं और अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा को, जाना भी पड़ता है तो ये चले जाए उनसे मिलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि उससे एक फ़ायदा ये होगा कि कनाडा और पाकिस्तान करीब भी आ जाएंगे। फिर कनाडा के जिन मुल्कों से रवाबत हैं, ज़ाहिर है कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है,
तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो उसके बहुत से ममालिक से रवाबत हैं। उन ममालिक से भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मिलने का मौका मिल जाएगा। तो एक बेहतर स्ट्रेटजी के तौर पर इंडिया के मुंह पे जो तमाचा मारना है वो अच्छे तरीके से मारे, ताकि मोदी जी को खबर हो कि चपेट पे ही है। अच्छा, मोदी जी ने जो अपने यहाँ किया ना एक G20 का जो इजलास था, जिस पे हमने कल भी बात की थी, आजम साहब सरप्राइजिंगली वहाँ पर आप मोदी का फितना इस लेवल पे देखिए कि वो फिर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक अजीब सा प्रोपेगेंडा करता हुआ वो शख्स नज़र आया है। और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि अब हम उसके इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाहिए, और वो पाकिस्तान ने अपनी बार बार अपनी इंटरफेयर करना। देखें, ये कुदरत का निज़ाम है। मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से बिलखसूस जिस तरह की प्लानिंग की, दुनिया को कायल किया, सारा कुछ किया, बेशक दुनिया ने उसमें रोल नहीं प्ले किया। अब इंसान जब बहुत ज़्यादा तेज़ बनता है ना, उसके बाद इंसान गलतियां भी करता है। हमेशा ज़्यादा तेज़ लोग जो है ना वही फंसते हैं। मोदी का भी वही हाल है। मोदी ने एक तरफ जो है ना इंडिया कश्मीर के अंदर जो मुजालम वहाँ पे ढाए, दूसरी जानब देखे पकड़ा कहाँ गया है, जिनको अपना अलाई समझ रहा था, जिनको G20 के अंदर उसने इनवाइट किया था, उनके हाथों पकड़ा गया और रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ रंगे हाथों उन्होंने पकड़ाया। उन्होंने उसके राह के अफसर का बताया कि जिसने ये सारा ऑपरेशन वहाँ पे सुपरवाइज किया, उसने एक एक चीज़ कनाडा ने वहाँ पे दुनिया के सामने रख दी है। अब देखें, G20 के तमाम उसके जितने भी उसको वहाँ से फ़वायद हासिल हुए थे, ठीक है, उसको इक़्तिसादी और तजारती फ़वायद वहाँ से मिलेंगे, लेकिन दूसरी जानब कनाडा के इस एक एक्शन ने मोदी की और इंडिया की पूरी जो उसकी प्लानिंग और उनकी इज्जत थी ना, उसको खाक में मिला दिया। यानी ये कहना चाहते हो कि हरदीप साथ टुर गया, हाँ। वक्त पा गया बिल्कुल, और इंडिया के प्रॉब्लम्स क्रिएट करके चले गए हैं। और जैसे बल्ला साहब ने कहा कि हमें कनाडा के साथ इस वक्त खड़े होकर अपने इशू को हाईलाइट भी करना चाहिए, और ये वही सही टाइम है जहां पर हमें अपने दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक भी करना है और पाकिस्तानी आवाम के लिए और उनके हकूक़ के लिए, उनके रिलीफ के लिए आवाज़ भी उठानी है। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, नई नई पार्टी सामने आ रही हैं। पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद सामने आया, अब उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ चली गई है, ये प्रेशर ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मैंने अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को भी अपनी जमात में शामिल करने की दावत दी है। दीगर नाम भी उन्होंने साथ में लिए हैं। अब देखना यह है कि ये प्रेशर ग्रुप क्यों बनाया गया है, इनसे क्या तवक्कुआत की जा रही हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात की जाती है, तो आसिफ अली जरदारी खासे नाराज़ हुए थे कि जहाँ वो ये सोच कर बैठे थे कि कुछ अरकान को वो अपनी पार्टी की तरफ ले जाएंगे, वहाँ एकदम से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अनाउंस कर देना, क्या जहांगीर तरीन जो हैं वो मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुए या वो काम नहीं प्ले कर सकते। अब एक नई पार्टी का वजूद इलेक्शन से पहले इस तरह की छोटी छोटी पार्टीज़ को बनाना या इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स को बनाना, इनके पीछे मकासद क्या होते हैं और क्या ये बातें भी दुरुस्त हैं। यहाँ पे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कुछ नाराज़ अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद हकान अब्बासी के साथ उस पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब ये जानते हैं अपने एनालिस्ट से, वो क्या बताते हैं इस हवाले से। साहब, हमने देखा था कि जब इलेक्शन करीब आते हैं या इस तरह के प्रेशर ग्रुप सामने आ जाते हैं, नई पार्टीज़ भी बनाई जाती हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद अगेन किसी नई पार्टी के वजूद में आने के हवाले से बात करना, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में ना बहुत देर बाद, कई दहाइयों के बाद एक पार्टी बनी थी, उसका नाम था PTI। आप अगर सफ़र देखें PTI चेयरमैन का तो वो बहुत लंबा है और कम से कम 20 साल लगे उन्हें एक पार्टी खड़ी करने। अगर आप पार्टी की बात करती हैं तो पार्टी बनाने के लिए आपको बहुत वक्त भी दरकार है, बड़ी एनर्जी दरकार है और उसके लिए बड़ी आपको एक्सपर्टीज़ दरकार है। लेकिन अगर आप करती हैं बात प्रेशर ग्रुप की, ये प्रेशर ग्रुप है बेसिकली, ये जो बने हुए हैं आज, चाहे वो किंग्स पार्टी जिसको मैं कहता हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो,
चाहे वो बाप पार्टी हो, चाहे वो हमारी काफ लीग, हालांकि काफ लीग अब बड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी काफ लीग एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रही है। MQM बहुत पुरानी हो गई है, MQM आज भी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रही है। इस किस्म की बहुत सारी पार्टियां पाकिस्तान में जो प्रेशर ग्रुप के लिए और इक़्तिदार के लिए हर वक्त वो पर तोले बैठी होती है, और जो भी बड़ी पार्टी इक़्तिदार में आ रही हो उसके साथ अलाइज करके वो शराकतदार बनती हैं। लेकिन ये जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वाली बात है, मैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क समझता हूँ ये इस्तेकाम पाकिस्तान में और मुस्तफ़ा नवाज़ में। इस्तेकाम पाकिस्तान एक आनन फानन बनाएगी लोटों पर मुश्तमिल एक पार्टी, जिसका बच्चे बच्चे को पता था कि ये कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ से छोड़ के आए, और उनको अवाम के अंदर जो पजीराई मिलनी, वो जो तवक्को लेके आए, जो इतनी पजीराई उसकी उनको नहीं मिली पजीराई। और उनको भी समझ आ रही है कि अगर ये लोग जो ज़िमनी इंतखाबात, तो वहाँ पे सब लोगों को पता चल गया था कि जो जिन्होंने पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग की है उनकी क्या हैसियत है अवाम के अंदर। अगर ये लोग इंतखाबात में जाएंगे तो इनको वही कुछ फेस करना पड़ेगा जो ज़िमनी इंतखाब में हो चुका है। ठीक है, ये इन सब को पता है, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसे चेहरे नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान में जो फ्रेश हों, जो नए सियासत में आए हों, जिनका पीछे एक कोई उनका तलीमी बैकग्राउंड हो या कोई बिजनेस का ऐसा बैकग्राउंड। ये सारे वही लोग हैं जो घिसे पिटे सियासत। तो क्या इनकी पार्टी में आने वाले लोटे नहीं होंगे? मैं आगे चलता हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बज़ाते खुद एक अच्छे नौजवान पढ़े लिखे आदमी है। पीपल्स पार्टी से बड़ी देर से वो एक नाराज़गी उनकी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि वो खुल के बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से। उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब है जो दोनों तरफ वो खेल रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून को भी उन्होंने दामन पकड़ा हुआ है, और इनके साथ भी वो मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर मुख्तलिफ फोरम से बैठ के तो अब तनकीद करते हैं, जिसमें अपनी पार्टी पे तनकीद करते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ आगे आगे मिफ्ता इस्माइल, उनका ग्रीवियंस ये नज़र आता है कि उनको जब वजारत से हटाया गया तो उनके अंदर अपनी पार्टी के हवाले से ग्रीवियंस पैदा हुआ और वो इनके साथ खड़े हो गए। अगर मैं क्रेडिबिलिटी की बात करता हूँ तो इन लोगों में से मुझे सिर्फ एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जो इनमें से थोड़ा क्रेडिबल इसलिए समझा जाता है कि वो बंदा जो गुफ्तगू कर रहा है उसमें कुछ वजन है। लेकिन जहाँ तक वो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके बस की बात नहीं है। मज़हर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने के बाद एक ख़ास जमात को एक मैसेज कन्वे किया गया, और उसके बाद उस जमात ने ख़ुद भी समझ लिया कि यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अब एक नए प्रेशर ग्रुप, एक नई पार्टी का वजूद में आना, ये किसके लिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और किसको बताया जा रहा है कि भाई अब रुक जाएं ज़रा एहतियात से? तो यहाँ हम दो तीन बातों का जायज़ा लेंगे। एक तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद एक और पार्टी बनी PTI पार्लियामेंटेरियन, परवेज़ खटक साहब ने बनाई, तो उसका जिक्र रह गया था। फिर उसके बाद ये पार्टी बनने जा रही है जो मुस्तफ़ा नवाज़। माजरत कतक कलामी, उसका जिक्र कोई करता ही नहीं है, तो हम कैसे उसकी हैसियत कोई ऐसी खास नहीं रही। फिर जो बात आज़म चौधरी साहब ने की ना कि एक तवील अरसे के बाद PTI बनी थी, तो आप देखिए कि PTI बनाने वाला जो शख्स था वो उससे पहले सियासत में नहीं था। अब इनमें फ़र्क है। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले हैं ये सारे सियासत में थे, और जो PTI पार्लियामेंटेरियन बनाने वाले हैं वो भी सियासत में थे। अब ये जो नई पार्टी बन रही है ये भी सियासत में है। इसमें एक उनसर है कि पैसे वालों को आगे किया गया है। अच्छा, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का थोड़ा सा मैं बता दूं, और शाहिद खाकान अब्बासी का और मिफ्ता साहब का, ये सही आपने फरमाया कि सेमिनार्स में इकट्ठे होते थे। उससे भी पहले 1985 में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के वालिद जो थे हाजी नवाज़ खोखर, वो कौमी असम्बली के रुकन बने, आज़ाद असम्बली में और डिप्टी स्पीकर बने। उसी असम्बली में खाकान अब्बासी जो शाहिद खाकान के वालिद थे वो भी रुकन थे। अच्छा। और वो फिर ओजड़ी कैंप हादसे की नज़र हो गए जो खाकान अब्बासी थे, तो एक पुराना ताल्लुक भी है। फिर ये दोनों पिंडी के करीब हैं, और मिफ्ता साहब भी जब आते हैं तो पिंडी से ज़रूर खाना खाते हैं या चाय पीते हैं। तो एक तरह से ये पिंडी की खुशबू इसमें से भी आएगी। अच्छा। और मुस्तफ़ा जो है ना नवाज़ खोखर, वो इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़े बोलते हैं। फिर एक और बात मुझे याद आ रही है कि मैं नाम नहीं लूँगा
चूँकि वो चौधरी साहब के भी दोस्तों में से होंगे, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ओहदेदार बने पंजाब में, नाम ले लिया करें। उन्होंने कहा जी वो खर्चा किधर से चलेगा, तो हमें तो दफ्तर के लिए पैसे चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बड़े करीब थे बिलावल भुट्टो के, तो उन्होंने जब बिलावल के सामने ये मुतालबा रखा इन्होंने, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इनको ले गए साइड पे, उन्होंने कहा देखे मैं खर्चा करूँगा, आप ये चेयरमैन साहब को इस तरह की बातें ना करें। शख्सियत का नाम भी बता दें, नाज़रीन जानना चाहते वो पंजाब की है, सबको पता चल गया है इसका। ठीक है, तो वो दफ्तर का खर्चा फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर देते रहे, तो इसलिए वो पैसे शैसे खर्चेंगे। बाकी पार्टियों की जो हालत है वो यही है कि भाई वोट इन्होंने नहीं लपड़े। तो ये खोखर साहब का जो ग्रुप बनाया जा रहा है, ये मैसेज किसको हो सकता है फवाद चौधरी भी इसमें आ जाएं। हाँ, ये भी चांस है, बड़े करीब है। आपको एक ये जो अभी इन्होंने बरला साहब ने बात की है ना, फवाद चौधरी साहब, या अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक टीवी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ करता था, इसी तरह का 3 लोगों का पैनल था, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, फवाद चौधरी साहब और मुसद्दक मलक साहब, ये तीनों का एक पैनल था और बड़ी देर इन्होंने इकट्ठे एक प्रोग्राम किया है। इस किस्म के फवाद चौधरी साहब भी हो सकते हैं और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इस पार्टी में आ जाएं। और मजे की बात है, प्रोग्राम में लड़ाई झगड़े करके उसके बाद को सार मार्केट में जाके इकट्ठे खाना खाते थे, कॉफी पीते थे और गपशप लगाते थे। पाकिस्तान पार्टी क्यों खामोश है, कहाँ है? वो भाई उनसे जो वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं ना, अभी हले टिकट लिए लाइन में खड़े हैं। देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान के बड़े जुम्मेदार लोग, बहुत जुम्मेदार लोग, वो अपने मुंह से कहना शुरू हो गए हैं कि जी हमें कोई 6 से 8 के करीब हमें सीटें मिलेंगी। भाई आपको सीटें कहाँ से मिलेंगी? अगर आप ये बात कर रहे हैं आपको भी कोई वो क्लीन चिट मिली है, कोई श्योरिटी मिली है, तो बता दें ना कहाँ से मिली है। तो लिहाजा उनको ये उम्मीद है, बंदे तो बड़े हैं उनकी पार्टी के अंदर, लेकिन उनको पहली बात तो ये है कि क्या सीट एडजस्टमेंट में कोई बड़ी पार्टी उनको साथ एडजस्ट करेगी? पीपल्स पार्टी या नून लीग, यही 2 बड़ी पार्टियां हैं ना, ठीक है। उनको तो अभी ये नहीं पता, उनका पिछले दिनों एक इजलास था, वहाँ पे तमाम जितने लोग थे वो फट पड़े हैं कि हमारा क्या सियासी मुस्तकबिल है, हमने कहाँ खड़े होना है और हमें क्या सीट एडजस्टमेंट होती है। अगर इनके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून का भी उम्मीदवार होता है, पीपल्स पार्टी का भी होता है, पीटीआई का भी होता है, फिर आप कंपेयर कर लें कि ये खुद कहाँ खड़े होंगे। वक्त मुख्तसर है, बता दें खोखर साहब का जो ये ग्रुप बनाया जा रहा है, ये मैसेज किसको कन्वे कर रहे हैं? क्योंकि पहला जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मैसेज था वो तो हमें समझ में आ गया कि वो जरदारी साहब के लिए था, ये ग्रुप किसके लिए है? देखिए ये सिर्फ वो जरदारी साहब के लिए, अकेले के लिए नहीं था, वो भी बहुत सारों के लिए था। और ये भी अगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पार्टी बना रहे हैं तो जिस तरह बरला साहब कहते हैं कि वो भी चाय शाय पी लिया करेंगे कभी कभार, तो हो सकता है कि उनको भी कोई थोड़ी बहुत जो है ना कोई चाय में मीठा शीठा वहाँ पे मिल जाए। बात यह है कि जितने मर्जी कोशिश कर ले, इस वक्त नई पार्टी की पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये इंडिविजुअल इलेक्शन के अंदर अगर अपनी अपनी सीट निकाल ले इन हालात के अंदर, इन हालात के अंदर मैं आपको बताऊँ, इन हालात के अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जबकि मैं कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इनसे बहुत बेहतर भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता खैर वो तो वो करते ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी को इलेक्टेबल पॉलिटिक्स, ये लोग अपनी अपनी सीट भी निकाल लें इन हालात के अंदर, तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ठीक, अच्छा बरला साहब जाने से पहले ये भी बता दीजिए कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग फट पड़े हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, तो क्या खोखर साहब के ग्रुप में आ जाएंगे? देखिए खोखर साहब के ग्रुप में या जरदारी साहब के ग्रुप में पीपल्स पार्टी के लोग भी आएंगे, इस्तेहकाम से भी शायद लोग आ जाएं और नून लीग के भी लोग आएंगे जो नाला हैं। देखिए उनको भी तो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। वो पहले एक ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगाया था, अब दूसरे की। ये थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट को आगे चलने में फिर समझ आएगी आपको कि कौन सी पार्टी की तरफ कौन से लोग जा रहे हैं। एग्जैक्टली प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है और जैसे मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल यही है कि ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी बहुत सारे केसेस जो हैं वो रीओपन कर दिए गए हैं, फैसले अभी उनके अभी मुतवक्किल भी हैं, अभी उनके हवाले से मज़ीद पेशरफ्त भी सामने आएगी। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा, चाहे ऊँट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, फैसला वही होना चाहिए जो आवाम के हक़ में उनके लिए बेहतर होना चाहिए। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।